नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर, आपका ऑनलाइन दोस्त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और अगर आप चाहते हैं कि हमारे नए वीडियोस आपको के अपडेट आपको मिलते रहें तो इस नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम लोग डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे कि डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। ये टॉपिक जो है इंक्लूड किया गया हमारे CCC के चैप्टर में, 8वां चैप्टर है ये, कि एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज क्या क्या पे हैं। तो उसी कंटेंट को ध्यान में रख के ये वीडियोज में जारी कर रहा हूँ कि CCC में जितना सिलेबस है उसको, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज में जो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज है उसका इस्तेमाल तो बहुत सी जगह पर किया जाता है, लेकिन हमारे जो सिलेबस जो CCC का बेस है उसके बेस पे मैं इस वीडियो को रिलीज कर रहा हूँ। इसलिए वही सारे पॉइंट टच करूंगा जो नाइलेट के पैटर्न पर सिलेबस में आते हैं। लेट्स बैक टू अवर सिलेबस। पहला पॉइंट है व्हाट इज डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं? तो अगर मैं बात करूं डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज की, वित्तीय सेवाओं का लाभ डिजिटल रूप में उठाने को ही कहते हैं। ऐसी सुविधाएं जो ग्राहकों की उम्मीद पर खरी उतरे और आसानी से हर जगह उपलब्ध हो, वो क्या कहलाता है? डिजिटल सर्विसेज। डिजिटल सर्विसेज के अगर इंट्रो की बात करें तो आजकल हर जगह पे डिजिटल सर्विस है जिसके माध्यम से हम लोग पेमेंट करते हैं। जैसे पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आपने ऑनलाइन बैंकों के एप्लीकेशन अब तो आ गए हैं। जैसे स्टेट बैंक अपना प्लेटफॉर्म देता है, यूनियन बैंक अपना भी प्लेटफॉर्म देता है ताकि हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सके, पेट्रोल भरवा सके। कार्ड के थ्रू हम लोग डिजिटल सर्विसेज के माध्यम से इतनी सुविधा हो गई कि हम कार्ड के थ्रू जो है जाकर कहीं भी पेमेंट करा लेते हैं। खाना खा रहे रेस्टोरेंट में, वहां पे भी हमने कार्ड से बिलिंग कर दिया। फिर पार्किंग में खड़े हैं, वहां भी आप चिल्लर पैसे भी, जैसे सबसे बड़ी एक रिवोल्यूशन आया जो बैंकों में, वो इस यहाँ पे आया जो छोटे मोटे एप्लीकेशन जनरेट हुए, जैसे पेटीएम जनरेट हुआ, भीम ऐप जनरेट हुआ। क्यों? क्योंकि फुटकर पैसे की बहुत समस्या होती थी। जैसे आप ऑटो में जा रहे हो और आपको जो है पैसा देना पड़ रहा है, आपने किराया हुआ 4 रुपया और आपने उसको 5 का सिक्का दिया। अब 1 रुपया उसके पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है कि आप फुटकर पैसे उसे दे पाओ। तो क्या होगा? एटलीस्ट लास्ट में लोग कहते हैं चलो छोड़ो 1 रुपया की कोई बात नहीं, लेकिन 1-1 रुपया जोड़ो तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है, द बिग अमाउंट। ठीक है, तो इस भी आप पे डिजिटल ट्रांजेक्शन सर्विसेज में हम बात करें तो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को इंक्लूड किया गया कि किसी तरह पेमेंट जो है, पैसे का लेन देन करने में आसानी हो सके, हमें सुविधा हो सके। तो अब इस सर्विसेज को बनाने के लिए मुख्यतः 3 कंपोनेंट्स हमारे पास होने चाहिए। अगर आपको डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज करनी है, इसका इस्तेमाल लेना है, तो लाभ लेना है, तो आपके पास एटलीस्ट ये 3 कंपोनेंट होना चाहिए। पहला कंपोनेंट कौन सा है? डिजिटल ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म। मतलब कि आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसपे आप डिजिटल सर्विसेज कर सके। जैसे पहले आपको डिजिटल सर्विसेज अगर करनी है तो आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट नहीं रहेगा तो क्या सर्विसेज कहां से करोगे? पैसा रहेगा नहीं बैंक में, मोबाइल में, हवा में तो पैसा आएगा नहीं। इसलिए आप क्या करोगे? आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए बैंकिंग सिस्टम का। तो आपके पास एक बैंक होना चाहिए, बैंक में अकाउंट होना चाहिए। फिर वो अकाउंट इंटरनेट बैंकिंग से कनेक्टेड हो। ऐसा नहीं कि आपने जाके ग्रामीण बैंक में अकाउंट खोल लिया जिसने सर्विसेज नहीं देनी है इंटरनेट बैंकिंग की। तो ऐसे बैंकों के बहुत से बैंक है जो अभी तक ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं। तो आप वैसे बैंक में जाइए जिसमें जो ऑनलाइन सर्विसेज देता हो। तो आपने यूनियन बैंक का सर्विसेज ले लिया, स्टेट बैंक का ले लिया, HDFC का ले लिया, बहुत से ऐसे बैंक में हैं जो गवर्नमेंट बैंक भी हैं। तो फिर ये प्लेटफॉर्म आपके पास हो गया। सेकेंडरी क्या होना चाहिए आपके पास? रिटेल एजेंट्स। मतलब अब आपके पास एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक रिटेलर एजेंट भी है। रिटेल एजेंट क्या होता है? रिटेल एजेंट डिजिटल डिवाइस द्वारा एक संरचना तैयार करता है जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक लेन देन होते हैं। ये ग्राहकों के पैसे को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलकर उनका हिसाब सुरक्षित रखते हैं। इनका मुख्य कार्य डिजिटल सेवा के प्रचार व प्रसार को ग्राहक तक पहुंचाने का प्रबंध करना होता है। मतलब जो भी पैसा है, आपके जेब में कैश पैसा है और आपने क्या किया, उसको ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना पैसा। तो इसलिए रिटेल एजेंट का भी जरूरत पड़ता है कि आपके पास रिटेल एजेंट्स होने चाहिए जिसके माध्यम से आप अपने बैंकों में पैसा जमा करा पाओ। थर्ड आपके पास क्या होना चाहिए? डिवाइस, यानी कोई मशीन होनी चाहिए जिसपे आप, अब मान लो आपके पास बैंक अकाउंट है, एजेंट्स भी है जिसके थ्रू अपने पैसा जमा करवा दिए उस बैंक अकाउंट में। अब
डिवाइस भी तो होनी चाहिए ना आपके पास, ताकि आप उस सर्विसेज को इस्तेमाल, यानी लैपटॉप होना चाहिए, कोई मोबाइल फोन होना चाहिए, या कोई पीओएस सिस्टम यानी पॉइंट ऑफ सेल की मशीन होनी चाहिए, कोई भी एक टर्मिनल होना चाहिए जिससे आप सर्विसेज को इस्तेमाल कर पाओ। तो ये डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को शुरू करने के कंपोनेंट्स हैं, यानी आपके पास डिजिटल ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एजेंट, रिटेल एजेंट्स होने चाहिए और डिवाइसेस होने चाहिए। नेक्स्ट, उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये पढ़ेंगे कि बैंकिंग की जरूरत हमें क्यों है, क्यों बैंक में हमारे पास खाता होना चाहिए, और खाता खोलने से हमें क्या लाभ होता है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, उसका दूसरा पार्ट का वीडियो है। तो बात करें व्हाई सेविंग इज नीडेड, सेविंग क्यों जरूरी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेविंग मतलब बचत का लाभ हम सभी जानते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि हम क्यों अपने पैसे को बचा कर रखें जिन्हें आज हम खर्च कर सकते हैं। इसके मुख्य कारण क्या हैं? पहली चीज, हम कभी दुर्घटनाओं को भाप नहीं सकते, क्योंकि भविष्य हम नहीं देख सकते। किसी भी अनहोनी में हमारी बचत ही हमारे काम आती है। सेकेंडरी, बचत हमारे सेवानिवृत्त हो जाने पर हमारा सहारा बनती है। अनदर थिंग, कल की चिंता का इलाज आज की बचत ही है। भविष्य की आवश्यकता सदैव वर्तमान की आवश्यकताओं से महत्वपूर्ण होती है। मीन्स क्या है? सेविंग हमारे लिए जरूरी ये है, इसलिए है कि भविष्य में जो भी योजनाएं हो सकती हैं, या जो अगर इमरजेंसी में मुझे जरूरत पड़ गई कभी भी, तो वो तभी पूरी हो सकती है जब हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना सीखेंगे। और बचाते सब लोग हैं। जैसे मान लो कि जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे पास अगर 10 रुपए भी होते थे तो मैं 10 में से 2 ही रुपए खर्च करने की कोशिश करूंगा, सोचूंगा कि 8 रुपए बचा लूं, कल काम आएगा। वैसे जिसके पास जितना पैसा हो, चाहे वो नौकरी वाला हो चाहे वो स्टूडेंट हो, वो इतना पैसा जरूर बचाता है ताकि वो कल भी पैसे का यूज कर सके। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो 10 रुपया आपके पास है तो आप 20 रुपया तो उड़ाओगे नहीं ना। तो इसीलिए सेविंग जरूरी है। और सेविंग का और भी क्या फंडा है, पॉइंट्स में हम देखते हैं। तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब क्या होता है? तत्कालिक अगर आपको कभी जरूरत पड़ी, अचानक जैसे एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होगा? पैसा लगेगा ना तुरंत। अब अगर आपने सेविंग नहीं कर रखी है तो क्या करोगे? एक्सीडेंट हो गया तो पैर टूट जाएगा, मतलब जो भी आपके साथ डैमेज हुआ होगा, आपकी बॉडी का नुकसान ही रहेगा, वो आप कवर अप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अचानक का फंड है ये इमरजेंसी। कहीं आपको प्रकृति द्वारा नुकसान हो गया, आगजनी हो गई, आग लग गई, तो क्या होगा? उस समय इमरजेंसी फंड ही काम आते हैं, बैंकों में रखा हुआ पैसा ही काम आता है। सेविंग इसीलिए जरूरी है। अब सारा चीज अपने घर के अंदर ही रख रखा है और घर में ही आग लग गई, तब क्या करोगे? सिलेंडर फट गया, ऐसा हो ना, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो क्या करोगे आप? तब आपको कौन सी चीज काम आएगी? आपकी वो सेविंग काम आएगी जो आपने बैंक में कर रखी है। दैट इज इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूचर नीड्स। भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको सेविंग जरूरी है। जैसे भविष्य की जरूरतें इन द केस, मतलब आपको कोई अच्छा एजुकेशन करना हो, अच्छी हाई क्वालिटी की एजुकेशन करनी हो, पढ़ाई में आपको जरूरत पड़ रही है, या फिर अगर आप फैमिली मैन है तो आपको शादी ब्याह में आपको पैसा जरूरत पड़ेगा, इमरजेंसी, वो फ्यूचर नीड्स है, भविष्य की योजनाएं हैं। तो उसके लिए हम लोग पैसा बचाते हैं, धीरे धीरे बचाते रहते हैं, तो क्या होगा? आपको जरूरत पड़ेगा तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सेविंग में। ठीक है। नेक्स्ट है लार्ज एक्सपेंसेस। बहुत बड़े खर्च के लिए आपको सेविंग जरूरी है। बहुत बड़ा खर्च मतलब, अब सबसे बड़ा खर्च क्या हो सकता है? आपको वही घर बनवाना हो तो बहुत बड़ा खर्च है, गाड़ी लेनी है तो बड़ा खर्च हो सकता है, शादी ब्याह करना है तो ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है। तो इसमें अब क्या कोई गाड़ी ले सकता है? अटेंडेंट, चलो गाड़ी खरीद लेते हैं? नहीं, सबको कलेक्शन करना पड़ता है कि नहीं इतना काम करूंगा तो ये मिलने वाला है, ये करूंगा तो ये मिलने वाला है। अगर आपको अच्छी गाड़ी खरीदनी है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है। घर बनवाना है, अब खुद से अगर घर बनवाना है तो उसके लिए भी आपको सेविंग जरूरी है। कुछ पैसा इकट्ठा करोगे तभी जाके आप घर बना पाएंगे। तो ये सब चीजें होती है लार्ज एक्सपेंसेस में आती हैं, तो इसके लिए भी सेविंग जरूरी है। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा,
ड्रॉबैक्स ऑफ कीपिंग कैश एट होम, मतलब घर पे पैसा रखने से आपको क्या नुकसान है, ड्रॉबैक्स क्या क्या है उसके, कि अगर आप कैश पैसा जो है घर के अंदर रख रहे हो तो ठीक है। घर के अंदर पैसा रखना वैसे भी नुकसानदेह होता है, क्योंकि हम मतलब अब वॉलेट का जमाना भी तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना, पर्स में पैसा लेके घूमने का स्टाइल खत्म हो गया, क्योंकि अब सबके पास मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज हैं। फिर भी कुछ रूरल एरियाज ऐसे हैं जहां पे लोग कुछ क्या सिटीज में भी बहुत से लोग ऐसे हैं, भारत है ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे बहुत से लोग अभी डरते हैं कि कहीं मैंने पैसा मोबाइल से भेजा या एटीएम कार्ड यूज किया तो कहीं मेरा पैसा कट ना जाए। बहुत लोग डरते हैं जो इन सब जिसने कभी हॉस्पिटल ना देखा उसको अचानक अस्पताल लेके जाओगे तो पागल हो जाएगा, चाहे पढ़ा लिखा आदमी ही क्यों ना हो। अब जिसने पुलिस का कभी चक्कर ना लगाया, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाया, बहुत एजुकेटेड पर्सन भी हो, तब भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत एजुकेटेड पर्सन भी हो और उसने कोर्ट कचहरी नहीं देख रखा है, जीवन में कभी उसका सामना पड़ गया तो अचानक तो पागल ही हो जाएगा ना। तो उसलिए जो है आपको घरों पे पैसा रखना नुकसानदेह हो सकता है। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन है अनसेफ मेथड, असुरक्षित है वो पैसा। मान लो घर के अंदर रखे हो, चोरी हो सकती है, गायब हो सकता है पैसा, तो वो आपको अनसेफ मेथड है कि आपका घर में जो पैसा आप रखे हैं वो सुरक्षित नहीं रहता है। कभी भी किसी के हाथ लग जाता है, आपके घर के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, निकाल लिया पैसा, गायब हो गया आपका पैसा, तो वो अनसेफ मेथड है। सेकेंड, लॉस ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या है, बढ़ने का कोई चांस नहीं। अगर मतलब आपने कहीं 500 रुपए रखा हो तो क्या 500 का अगले दिन खोलो पिटारा तो 505 हो जाएगा? कोई चांस नहीं है। तो क्या होता है, ग्रोथ तो होगी नहीं, वो बिल्कुल लॉस में ही चला जाएगा। लेकिन अब उसकी जो बढ़ोतरी का रेशियो है, अगर वही पैसा 500 रुपया आप बैंक में डाल के देखो, कुछ दिन बाद आप देखोगे तो उस पर रेट 4% का, सेविंग अकाउंट पे 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। बाकी अलग अलग बैंक अपने अपने हिसाब से लगाती हैं। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बैंक में है, आपका पैसा अगर 500 रुपए आपने रखा है तो 500 का 499 नहीं होगा, बल्कि इंक्रीमेंट ही होगा, यानी बढ़ोतरी होगी। 501 हो सकता है, 502 हो सकता है, लेकिन आपका इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट, आपको पैसा डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी, घर में पैसा रखना वहां पे कम होता है। थर्ड पॉइंट, नो क्रेडिट एलिजिबिलिटी, उसका कोई क्रेडिट काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आपने पैसा घर के अंदर रखा है, आपके जेब में 50,000 रुपए रखे हो, लेकिन बैंक अकाउंट 0, तो क्या आप बैंक वाले से जाओगे, मैनेजर से बात करोगे कि मुझे लोन चाहिए? क्यों? वो बोलेगा क्यों दूं आपको लोन? बोलेगा अरे यार मेरी इतनी जमीन है, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे जेब में 1 लाख रुपया है, तो मैं क्या करूं? मेरे पास रिकॉर्ड तो नहीं है ना। आप रिकॉर्ड में, रिटर्न में दो ना कि आप हो क्या, रियल में आपकी हैसियत क्या है। बहुत से बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं मेरे पास घर है, गाड़ी है, जमीन है। अरे हैसियत उसको देखी जाती है, आपकी क्रेडिट वहां काउंट होती है जब प्रॉपर्टी आपके नाम से हो। अब मम्मी पापा के नाम से है तो वो प्रॉपर्टी आप अपने नाम पे काउंट कर रहे हो। भाई जनरेशन तो यही कहती है ना कि मम्मी पापा का है तो मेरा ही है, ठीक है, फर्दर ठीक है, लेकिन जब तक आपके नाम पर वो नहीं है तब तक वो आपकी हैसियत में नहीं काउंट होगी। माँ बाप के, या तो माँ बाप लिख के खुद बैंक ही बोलता है कि इस बच्चे को मैं तभी लोन दूंगा जब आप गारंटर बनोगे। ठीक है, माँ बाप अगर गारंटर बनेंगे, यानी मम्मी पापा के नाम से प्रॉपर्टी है, कुछ तो हैसियत होना चाहिए आपको, और वो रिटर्न होना चाहिए, मुंह पे हवा में नहीं। आपके जेब में 1 लाख रुपए हो, क्रेडिट कोई काउंट नहीं करेगा। आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है या आपके बैंक अकाउंट से डेली टर्नओवर कितना, आप 10,000 प्रॉफिट कमाते होगे महीने में, लेकिन वो 10,000 का प्रॉफिट बैंक में दिख रहा है, वो क्या हो रहा है, एक बार निकल रहा है, आ रहा है, मतलब रनिंग हो रहा है बैंक में, तो बैंक वाले को दिखेगा नहीं भाई बंदे के पास पैसा है, आता है, निकालता है, जाता है, इसलिए वो उम्मीद करते हैं कि आपको वो लोन दे सकता है। मैनेजर इतना सेंसिबल होगा कि नहीं, कस्टमर है हमारा, बहुत साल से मेरे बैंक में है और इसका रनिंग भी अच्छा खासा है, तो वो आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है, क्रेडिट आपका काउंट होगा। लेकिन बैंक अकाउंट ही नहीं है, पैसा घर पे रखे हो तो उसका कोई क्रेडिट काउंट नहीं होगा। फिर बात आती है व्हाई बैंक इज नीडेड, बैंक की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें। तो बैंक की जरूरत इसलिए है क्योंकि बैंक में अकाउंट होने से मुझे बहुत से प्रॉफिट होने वाले हैं ना, इसलिए बैंक की जरूरत हमें पड़ती है। दूसरी चीज, कैश पैसा ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक असुरक्षित ही रहता है हमेशा। बैंक से ट्रांजैक्शन करना, और आज के डेट में बैंक हर जगह अवेलेबल है, बैंकों ने इतनी सुविधाएं बढ़ा दी हैं आज के डेट में कि, और चूंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आ जाने से बैंक की सुविधा और भी अच्छी डेवलप हुई है, तो इसलिए हमें बैंक में अकाउंट खोलना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं, उसको हम देखते हैं।
सबसे पहली चीज जो मैंने अभी बात की कि आप सिक्योर मनी, अर्न इंटरेस्ट एंड गेट लोन। अभी अभी मैंने पिछले पॉइंट्स में ये बताया कि घर पे पैसा रखना अनसेफ हो सकता है और कोई उसमें क्रेडिट अकाउंट नहीं होगी। वही बात मैं फिर से कह रहा हूं कि बैंक में अगर आपके पास पैसा है, बैंक में आपने अकाउंट खोल रखा है, तो पहली चीज तो वो सुरक्षित है, यानी मनी आपका सुरक्षित है। उस पे आप कुछ परसेंट ब्याज भी कमा लोगे। बहुत लोग बैंकों में पैसा डाल के, अब जिसके पास जमीन है, अब मान लो अचानक से, जैसे मैंने अभी अभी देखा है हमारे आसपास पड़ोस में, मेरी एक जमीन है जो नेशनल हाईवे में आ गई। वैसे तो खेती में थी, लेकिन जो है वो अचानक से मेरी नहीं, मेरे रिलेटिव्स की जमीनें हैं जो अचानक से नेशनल हाईवे में आ गई। अब हुआ क्या, जिस जमीन का रेट कौड़ी के दाम में नहीं था, उस जमीन का रेट गवर्नमेंट ने इतना अच्छा खासा लगा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट को तो जमीन चाहिए थी। तो किया क्या, गवर्नमेंट ने, अब जिसके पास अच्छी खासी जमीन थी, पुराने किसान भाई लोग जिनके पास जमीनें ज्यादा थी, उनकी जमीन गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। एक्वायर करने के बाद करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ जिसकी जितनी पूंजी बनती थी अकाउंट्स में आ गए। अब 2 करोड़ जिसके अकाउंट में है, वो क्या करेगा, अगर बैंक में खाली सेविंग में डाल दिया उसने, तो भी 4% का इंटरेस्ट निकालोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जिससे वो मंथली खा सकता है अपना मूलधन छोड़ के। अगर अच्छा खासा आपके पास ब्याज आ रहा है, हर महीने अगर आपको ब्याज मिल रहा है, 20 से 25 हजार रुपए ब्याज मिल रहा है, तो आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो ना। आप घर बैठे, आपका खर्चा चल रहा है, फिर क्या दिक्कत है, आपको क्या जरूरत है बाहर एक्स्ट्रा काम करने की। मतलब आपने पूंजी कमाई और पूंजी ले जाके स्टोर कर दी, जीवन भर वो बैंक आपको पैसा देता, ब्याज देता रहेगा और आपका मूलधन भी सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए मनी, एक तो पैसा सुरक्षित है, दूसरी चीज रिकॉर्ड में है पैसा, ब्लैक मनी नहीं है वो, और उसके बाद इंटरेस्ट भी मिल रहा है। और अगर आपका पैसा, आज ये भी एक धंधा लोग करते हैं कि ब्याज पे पैसे बांटना, बहुत लोग इस धंधे में इन्वॉल्व भी होते हैं कि अपने पैसे, उनके जिनके पास पैसा ज्यादा है, वो अपने कई लोगों को ब्याज पे पैसे देते हैं। तो ये बेहतर और बैंक ज्यादा सुरक्षित मीडियम है लोन देने का, क्योंकि आप ठगे नहीं जाएंगे बैंकों के माध्यम से अगर आप लोन दे रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इनकलकेट हैबिट ऑफ सेविंग। मतलब क्या है, एक बार अगर हमारा बैंक में खाता खुल जाता है तो धीरे धीरे हमें सेविंग की आदत पड़ जाती है। हम पैसे रख के बैंक में भूल भी जाते हैं, अरे कौन जाएगा, आज तो आलस हो जाती है, कौन जाएगा निकालने, यार छोड़ो, जो पैसा बैंक में है रहने दो, जो जेब में वो खर्च करेंगे। तो सेविंग की आदत अगर हमारे पास बैंक में, देखो मैंने भी कई बार फील किया है, क्योंकि पैसा अगर मैं जेब में रखता हूं तो खर्च मैं बहुत तेजी से करता हूं। जैसे कहीं बैठ गए, दोस्तों के साथ बैठ गए, तो जहां 100 रुपए खर्च होने थे वहां 500 निकल गए। बैंक में पैसा है तो क्या होता है, जेब में 100 रुपए लेके घूम रहे हैं और ज्यादा मेरे एक्सपेंस भी नहीं हो रहे हैं। बैंक में पैसा है तो एक बार सोचना पड़ता है, अरे निकालना पड़ेगा यार, मोबाइल से मुझे अगर ट्रांजेक्शन करना है तो अरे कौन, आलस, इंटरनेट नहीं है, कभी ये, मतलब एक तरह से हम थोड़ा लेजी हो जाते हैं। बैंक में पैसा रहता है तो सेविंग की आदत धीरे धीरे बढ़ने लगती है बैंकों में। ठीक है, और बैंक में खर्चा दिखता है। जैसे मान लो जेब में आपके पास पैसा है और आप खुद ही कैलकुलेट करो, बचपन से लेकर अब तक की उम्र में आपने कितना पैसा उड़ा दिया, कोई हिसाब नहीं है ना, आप हिसाब कर पाएंगे। तभी हम लोग ये कहने में मरने लगते हैं। हिंदुस्तान में लोग किस बात पे लड़ते हैं ज्यादा से ज्यादा, घर में, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया। और आप सब लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि किसने, कोई अपने पेरेंट्स से ही लड़ता रहता है कि आपने मेरे लिए क्या किया, बताओ। तो इन सब चीजों का हिसाब मुझे लगता है अगर बैंकिंग सेक्टर में होता, जैसे आप स्कूल की फीस टाइम पे भर रहे हो, अकाउंट से भर रहे हो, ठीक है, आप चाट भी खा रहे हो, फुल्की भी खा रहे हो, उसका भी पेमेंट आप पेटीएम से कर रहे हो, यानी बैंकिंग सिस्टम से कर रहे हो, तो जिंदगी में कभी भी आप बैठो तो आपको हिसाब निकालना होगा, अरे यार इतना तो मैंने खर्च किया है। उस समय आदमी सोचता है वाओ, मैंने इतना पैसा अर्न किया है और इतना पैसा मैंने खर्च किया है अपने जीवन में, जिसका हर हिसाब बैंकिंग सेक्शन में आप अच्छे से रख सकते हैं। और इसका रिकॉर्ड 10 साल, 15 साल, 20 साल का रिकॉर्ड भी आपको इजिली मिल सकता है, क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आ गया है, इसलिए वो मच बेटर है देन, क्योंकि उसमें हिसाब रखना इजी हो जाता है। तो सेविंग की आदत को बढ़ाता है जो हमारा जो बैंक में खाता अगर एक बार खुल जाता है तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेमिटेंसेस यूजिंग चेक डिमांड ड्राफ्ट। मतलब इसका क्या मतलब होता है, रेमिटेंसेस यूजिंग चेक डिमांड ड्राफ्ट,
अगर हमें पैसा किसी को, मान लो बैंक में आपका पैसा जमा है, तो बिना आप बैंक नहीं भी गए तब भी आप अपना पैसा किसी को भी दे सकते हैं या अपना पैसा किसी और से निकलवा सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सी सुविधाएं बैंक ने दे रखी हैं, जैसे कि NEFT दे रखा है, गलती से उसमें NET आ गया है, NEFT है, ठीक है। तो NEFT और RTGS की फैसिलिटीज भी आपको मिलती है। स्लाइड में मिस्टेक है, NET हो गया, उसको आप NEFT समझिएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और RTGS का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मतलब NEFT और RTGS एक ऐसा माध्यम है, अब तो एक IMPS भी है इंस्टेंट ट्रांसफर के लिए। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये बैंक में हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिना किसी के गए। अब हम खुद भी बैंक नहीं गए तो भी हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, या किसी और को भेजना चाहते हैं अपनी जगह पर तो हम चेक दे सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं। ऐसी सुविधाएं बैंक ने दे रखी हैं, जिसकी वजह से पैसा निकालना और किसी को भी कैरी भेजना बहुत आसान हो गया है। जैसे मान लो आप किसी शॉपिंग पे गए, दुकान पे गए, वहां पे आपने पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं आप, तो आप क्या करें, आपने चेक दे दिया उसको, वो जाके चेक अपने चेक से डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकता है पैसा, यानी अकाउंट टू अकाउंट पेड भी कर सकता है। तो ये एक बेनिफिट है बैंक में खाता खोलने से। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड रिस्क ऑफ चिट फंड्स। मतलब जो चिट फंड का रिस्क है, बहुत से आजकल मार्केट में कंपनियां घूमती हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन बहुत से कंपनी वाले ऐसे घूमते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में खाता खोलो, मैं आपको, क्योंकि चिट फंड कंपनीज होती हैं, उससे कहीं ज्यादा सुरक्षित आपके बैंकिंग सिस्टम होते हैं। उस रिस्क से आप बचोगे अब कि आपका पैसा जो है सेफ जगह जाएगा अगर आप सही बैंक का यूज कर रहे हैं। तो फ्रॉडेस्ट बैंक से बचे रहें। आप हमेशा गवर्नमेंट अप्रूव्ड बैंक से, यानी जो RBI के RBI की पॉलिसी से जो बैंक चलते हैं, आप उसी पर भरोसा करें, ठीक है। तो बैंक में पैसा रखने से आपको रिस्क कम रहता है। नेक्स्ट है बैंकिंग प्रोडक्ट्स। बैंकिंग प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, बहुत लोग जो पहली बार खाता खोलने जाते हैं, फॉर्म में इतनी गाइडलाइन दिए रहते हैं कि समझ में नहीं आता क्या करूं इसको भर के। फॉर्म पकड़ा दो अच्छे खासे आदमी को, उसको अरे यार क्या हो रहा है इसमें, क्या क्या डिटेल मांग रहा है मुझे, मतलब एक तो मैं थोड़ा सा ये भी मैं देखता हूं कई जगह, भारत जो है एक हिंदी प्रभावशाली देश है, हिंदी बोली जाती है, हिंदुस्तान की एक भाषा है हिंदी, लेकिन ज्यादातर कंप्यूटर हो, टेक्नोलॉजी हो, या फिर प्रोडक्ट्स जो रिलीज होते हैं, या फिर हम अपने संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा लोग इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, जिससे काफी लोगों को बहुत परेशानी, इसी रीजन से कई लोग प्रोडक्ट को पढ़ते ही नहीं है क्या लिखा हुआ है। अब इस गवर्नमेंट ने धीरे धीरे हिंदी को प्रभावशाली बनाने के लिए लगा रखा है कि सब लोग, सारे प्रोडक्ट कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट को हिंदी में भी पब्लिश करें, यानी स्थानीय भाषा में, क्योंकि स्थानीय लोग हैं। अब उनको आप पकड़ा दो, अब मतलब ये समझो आप, मैं यहाँ पे भोजपुरी बोलने वाले या फिर मलयालम बोलने वाले या तमिल बोलने वाले, उनको पकड़ा दो आप हिंदी में, तो क्या वो समझेगा बंदा कि प्रोडक्ट पे लिखा क्या है। तो लोग प्रोडक्ट पे छोटा सा लिख देते हैं, वो भी इंग्लिश में लिख देते हैं। वैसे ही बैंकिंग सिस्टम को भी मैंने देखा, कई बैंक वाले ऐसे हैं जो अपने फॉर्म को पूरा इंग्लिश में, LIC वाले हैं जो अपने फॉर्म को पूरा इंग्लिश में छाप देते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, अब इंग्लिश को प्राथमिकता न देते हुए धीरे धीरे लोग हिंदी को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पेपर्स पहले आते थे, बहुत से एग्जामिनेशन मैंने अपने टाइम पे दिए थे, जो इंग्लिश में था तो टोटल इंग्लिश में ही था। अब तो धीरे धीरे सारे क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ रहे हैं, यानी जिसको इंग्लिश समझ में आ रही है तो वो इंग्लिश में भी लिख सकता है, हिंदी समझ में आ रही है तो हिंदी में भी लिख सकता है। तो बैंकिंग प्रोडक्ट्स में जब हम जाते हैं तो क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है, यानी हमें बचत खाता खोलना है कि चालू खाता खोलना है कि आवर्ती जमा खाता खोलना है। इसके लिए बैंकिंग सिस्टम ने एक अधिकारी वहां पे नियुक्त कर रखा है, जिससे आप डिस्कस कर सकते हैं और वो अधिकारी आपको हेल्प करेंगे ताकि आपको कौन सा खाता खोलना चाहिए और आपके लिए कौन सी स्कीम बेहतर होगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा बैंकिंग प्रोडक्ट्स का, ये जो मैंने अभी बैंकिंग सेविंग खाते के बारे में बताया, क्यों सेविंग जरूरी है और सेविंग का हमारे भविष्य में क्या इस्तेमाल है। तो नेक्स्ट कंटेंट में हम बात करेंगे नेक्स्ट कंटेंट में हम लोग बात करेंगे अकाउंट्स और इसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।